दोस्तों नमस्कार। आज हम कृषि विपणन पर चर्चा करेंगे और इसके सारे एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1-2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, करेंट के सभी क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। करंट के सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। अगर आप पूरा पीडीएफ 100% पढ़ लेते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 67 पे फाइनल हो जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा। 95 पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। दोस्तों अब हम कृषि विपणन पर चर्चा करेंगे। कृषि विपणन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले आप उसकी भूमिका लिखेंगे। कृषि विपणन कुल विपणन का अंग है जिसमें कृषि वस्तुओं, कृषि एवं सहायक वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। इसमें अगर इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कृषि विपणन के तहत जो है प्राथमिक उत्पादक केंद्रों को उपभोक्ता केंद्रों और बाजारों को जोड़ा जाता है ताकि कृषि वस्तुओं की बिक्री हो सके, कृषि क्षेत्र में आय का सृजन किया जा सके। तो यह स्थिति है। अब हम लोग कृषि विपणन के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, हम एक एक करके सारे प्रयास पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एपीएमसी मार्केट की स्थापना। अधिकांश राज्यों में कृषि उपजों को बिक्री के लिए अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा एपीएमसी मार्केट की स्थापना किया है। एपीएमसी मार्केट एपीएमसी एक्ट के तहत ही जो है अलग अलग राज्य सरकार जो है कृषि वस्तुओं की बिक्री के लिए इस कानून के तहत बाजार का गठन किया है। इस बाजार में किसान के प्रतिनिधि, व्यापारी के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, आढ़तिये और दलाल, ये सब शामिल होते हैं। ये सब मिलकर कृषि वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित करते हैं, किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयास करते हैं, श्रेणी विभाजन को प्रोत्साहित करता है, खुली नीलामी पद्धति को जो है बढ़ावा देता है, नाप तोल की आधुनिक व्यवस्था को जो है के माध्यम से नाप तोल की आधुनिक व्यवस्था के माध्यम से नाप तोल की जो है उन्नत व्यवस्था करता है। इससे किसानों को उपज का उचित मूल्य जो है मिल जाता है। अधिकांश, हालांकि बिहार सरकार इसको समाप्त कर दिया हुआ है एपीएमसी मार्केट। इसमें कुछ चुनौती है जो हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो इससे किसानों को उचित मूल्य जो है मिलता है। अभी इसी मार्केट को समाप्त करने के लिए जो है कानून लाया गया था, इसलिए किसानों द्वारा जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी देश भर के किसानों द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, आंदोलन किया था, इससे देखते हुए भारत सरकार इसको वापस ले लिया था। उसके बाद ई नाम जो है हम लोग चर्चा करेंगे। ई जो है, यह जो है ई नाम जो है राष्ट्रीय, ई नाम जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नेशनल कृषि मार्केट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसे जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी एपीएमसी मार्केट है उसको आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इससे किसानों को उपज की बिक्री के लिए अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए, कृषि वस्तुओं के बिक्री में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, कृषि वस्तुओं के जो प्रवाह में व्यवधान है उसको समाप्त करने के लिए इसको लाया गया है। इसके तहत क्या होता है कि किसानों और व्यापारियों को और बाजारों को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर मान लीजिए बिहार के किसान केरल के व्यापारी से उपज का बिक्री करना चाहता है तो बेच सकता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे जो है मोल झोल कर सकता है। तो एपीएमसी मार्केट से बाहर, क्योंकि एपीएमसी मार्केट में कुछ रुकावटें हैं जिसके कारण किसानों की जो है उद्यमशीलता पर असर पड़ता है, इसको दूर करने के लिए किसानों की उपज को बेचने के लिए अधिक विकल्प, अधिक अवसर प्रदान करने के लिए इसको लागू किया गया है, ताकि किसान और व्यापारी जो है डिजिटल माध्यम से और बाजार आपस में जुड़ जाता है और जुड़कर डिजिटल माध्यम से ही जो है कृषि वस्तुओं की बिक्री करता है। देश के अधिकांश मंडियों को इसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में देखें कि किसान रेल की शुरुआत की गई थी।
कुछ समय पहले आप देखे होंगे किसान रेल देखिए, किसान रेल का मुख्य प्राथमिक उद्देश्य है प्राथमिक उत्पादक केंद्रों को उपभोक्ता केंद्रों और बाजार केंद्रों को जोड़ना, ताकि जो है कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक आय का सृजन किया जाए। अब अभी हाल ही में जो है आप देखे होंगे, भारत में प्रथम किसान रेल की शुरुआत चलाई गई थी महाराष्ट्र के देवलाली, नासिक के देवलाली से दानापुर तक जो है चलाया गया था। 2020 की बात है। उसके बाद हजारों ट्रेन किसान रेल जो है चलाया गया है। तो इसके किसान रेल के माध्यम से क्या है कि जो प्राथमिक उत्पादक केंद्र है, यानी खेत को उपभोक्ता केंद्रों, बाजारों तक तो जो है जोड़ा जा रहा है। जो कृषि वस्तुओं के जो प्रवाह है, परिवहन है, लॉजिस्टिक है, याद रखिएगा, कृषि वस्तुओं की आवाजाही में जो रुकावटें हैं, परिवहन में रुकावटें हैं, लॉजिस्टिक में जो रुकावटें हैं, उसका मुख्य उद्देश्य इसको दूर करके किसानों को जो है अधिक से अधिक जो है उसके उपजों का मूल्य दिलाना। इसके माध्यम से एक किसानों का उचित मूल्य इससे प्राप्त होता है और दूसरे उपभोक्ता को भी सस्ती दामों पर जो है खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती है। किसान रेल इसी तरीके से कृषि उड़ान 2 शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा, जो है विमानन मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जो है कृषि उड़ान 2 की शुरुआत की गई है। इस कृषि उड़ान 2 के तहत जो हवाई मार्ग के जरिए, हवाई परिवहन के जरिए जो है कृषि वस्तुओं के आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। इससे किसानों को जो है कृषि उपजों की जो आपूर्ति श्रृंखला है, उसके बाद जो है आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक है और परिवहन में जो है जो व्यवधान है इस समाप्त होगा। इससे किसानों को जो है उपज का उचित मूल्य जो है प्राप्त हो जाएगा। कृषि उड़ान 2 तो अधिक से अधिक विकल्प जो है, मान लीजिए जो है बिहार में पता चल मुजफ्फरपुर में लीची सड़ रहा है और लीची को अगर तमिलनाडु में किसान रेल के माध्यम से पहुंचा देंगे तो मुजफ्फरपुर में 20 रुपये मिल रहा है, 100 रुपया के 100 लीची 20 रुपया के, आप तमिलनाडु में पहुंचा देंगे तो उसको 100 रुपया में 100 लीची मिलेगा। तो किसानों को कितना, मान लीजिए 20% भाड़ा निकाल दीजिएगा, तैयो जो है किसानों को काफ़ी मुनाफा होगा। तो किसानों के सामने अधिक से अधिक विकल्प मुहैया कराने के लिए, उपभोक्ता को अधिक से अधिक सस्ता वस्तु उपलब्ध कराने के लिए किसान रेल, कृषि उड़ान दोनों उसी क्षेत्र में उसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है, ताकि कृषि वस्तुओं की जो आवाजाही है में जो रुकावट है, परिवहन में जो व्यवधान है, लॉजिस्टिक में जो चुनौती है, उसको दूर किया जा सके। किसानों को उपजों को बिक्री करने के लिए बेहतर विविध विकल्प मुहैया कराया जा सके। इससे किसानों के आय में वृद्धि होगा, कृषि वस्तुओं के ऊंचे मूल्य प्राप्त होंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण हाटों का उन्नयन। अभी हाल ही में जो स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण हाट है, भारत सरकार की योजना रही है ग्रामीण हाटों की बुनियादी ढांचा और संरचना में सुधार करके जो है ग्रामीण बाजारों को पुनर्जीवित करना। श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण अधिनियम 1937, देखिए कृषि वस्तुओं की बिक्री में श्रेणी विभाजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मान लीजिए एक किसान के पास 5 कट्ठा खेत है, 5 बीघा खेत है या 2 बीघा खेत है, वह 10 कट्ठा 2 बीघा खेत है, यानी हो गया उसके पास 40 कट्ठा। 40 कट्ठा में क्या हो गया, मान लीजिए 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा, चूंकि मेरे यहाँ 20 कट्ठा का 1 बीघा कहा जाता है हमारे एरिया में, तो 20 कट्ठा में वो क्या किया कि 2 बीघा में यानी 10 कट्ठा में अलग अलग गेहूं की फसल का उपजाया है। और किसी की क्वालिटी अच्छी है, किसी की क्वालिटी कमजोर है, किसी की क्वालिटी अच्छी है, किसी की क्वालिटी कमजोर है, किसी का मीडियम है, और सारों को एक जगह मिलाकर वो बिक्री करता है तो उसको जो है एक ही भाव से कम दाम प्राप्त होता है। अगर श्रेणी विभाजन के माध्यम से अगर उसको जो है जो उच्च गुणवत्ता वाला है उसको उच्च दाम पर बेचा जाएगा, निम्न गुणवत्ता वाला है उसको निम्न दाम पर बेचा जाएगा, मीडियम को मीडियम दामों पर बेचा जाएगा, तो इससे किसानों को ओवरऑल अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। इसीलिए श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण अधिनियम 1937 के द्वारा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह स्वीकृत मानकों के अनुसार श्रेणी विभाजन अंकन की अनुमति दे। अभी तक 213 कृषि वस्तुओं के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।
एक बार कृषि वस्तुओं के पैकेट पर एक मार्क की जो सलाह दी जाती है वह इसी अधिनियम के माध्यम के तहत दी जाती है। इससे किसानों के उपजों का मूल्य ऊंचा उठ जाता है। मूल्य ऊंचा उठेगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ प्राप्त होंगे, दाम होगा। अब मान लीजिए यहाँ 2 बीघा गेहूं है, जिसका क्वालिटी बेहतर है उसको ज़्यादा दाम मिल रहा है, मीडियम को अच्छा मिल रहा है, उससे जो कम है उसको उससे कम मिल रहा है, और निम्न क्वालिटी उसका दाम कम मिल रहा है। लेकिन चारों को मिला दीजिएगा तो आपको एक एवरेज मूल्य प्राप्त होगा, उसमें आपको घाटा होगा। इसलिए सरकार जो है एक मार्क की सलाह से क्या होता है कि वैश्विक बाजार में निर्यात में भी सुविधा होती है। यहाँ पर भी जो है क्वालिटी अगर अच्छा रहता है तो उसको ऊंचा मूल्य मिलता है। तो एक मार्क की सलाह जो है एक मार्क की सील जो है दी जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मूल्य सूचना तंत्र के सपना। अभी कृषि वस्तुओं के मूल्यों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता प्रदान करने के लिए मूल्य सूचना तंत्र की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन, SMS, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, पोर्टल, इसके माध्यम से किसानों को जो है समय समय पर विभिन्न बाजारों की सूचना दी जाती है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से पेपर में देखते होंगे मंडी का भाव। तो इसके माध्यम से कृषि उपजों के अलग अलग कृषि वस्तुओं के मूल्यों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है, ताकि किसानों में जो है मूल भाव का, सौदेबाजी शक्ति का विकास हो, अपना उत्पाद जो है कम दाम पर न बेच पाए। उसके बाद हम लोग अगला चर्चा करेंगे MSP। जैसा कि आप जानते हैं कि MSP किस भारत सरकार द्वारा किसानों को दिया गया एक सुरक्षा आश्वासन मूल्य है, गारंटी मूल्य है, बीमा मूल्य है। उस स्थिति में जब बाजार भाव में कृषि वस्तुओं का मूल्य गिर रहा होता है तो सरकार इस गारंटी मूल्य पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी किसानों के सभी उपजों को खरीदने के लिए तैयार रहता है। MSP की घोषणा सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार की जाती है, रबी के समय और खरीफ की बुआई के पहले। रबी की बुआई के पहले, खरीफ की बुआई के पहले। और सरकार इसमें जो है रबी की बुआई के पहले फिक्स कर देता है कि गेहूं का दाम इस बार जो है 30 रुपये किलो होगा। 30 रुपये किलो फिक्स कर दिया मान लीजिए, या 3000 क्विंटल, और फिक्स हो गया 3000 रुपये क्विंटल। अब क्या होगा कि बाजार अगर गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ है और खुले बाजार में गेहूं का दाम अगर 20 रुपये किलो बिक रहा है, सरकार पहले ही फिक्स कर दिया है कि हम उपज अधिक होगा या कम, हम 30 रुपये कम से कम खरीद लेंगे। अब किसान क्या होता है, निश्चिंत हो जाता है बोने से पहले कि हमको उपज अधिक होगा तो हमको 30 रुपये तो मिल जाएगा। तो बेहिचक होकर जो है क्या करता है कि वह जो गेहूं की खेती करता है, ताकि उसको ये आश्वासन मिल गया कि गेहूं अगर अधिक उपज होगा फिर भी वो 30 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। अगर 30 रुपये से नीचे जाएगा तो सरकार MSP पे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से पूरा अनाज क्रय करने के लिए तैयार रहेगा। MSP इससे किसानों में एक निश्चितता, सुरक्षा का भाव पैदा होता है। इससे कृषि के उत्पादकता को बढ़ाने में, कृषि वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता प्रदान करने में सहायता मिलती है और किसानों को उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो पाता है। उसके बाद कृषि अवसंरचना कोष। आप जानते हैं कि भारत में कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, वेयर हाउसिंग, यानी फसल के कटाई के बाद फसलों को लंबे समय तक रोक रखने के लिए जो अवसंरचना होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज हो, गोदाम हो, वेयर हाउसिंग हो, इस सब की कमी है। इस सब की कमी के कारण क्या होता है, किसान अपनी उपज को खेत में ही बेच देता है और उपज को खेत में बेचने से उसको मूल्य जो है नहीं प्राप्त होता है, जल्दीबाजी में बेच देता है। तो किसानों को जो है ऊंचा मूल्य दिलाने के लिए, कुछ समय तक जो है रोक कर रखने के लिए, ताकि अधिक मूल्य, बाजार भाव अधिक हो तो फिर उसकी बिक्री की जा सके, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया का कृषि अवसंरचना कोष का गठन किया गया है। इसके माध्यम से प्राथमिक सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन, विपणन संघ, किसानों को या केंद्र राज्य सरकार के एजेंसियों को वेयर हाउसिंग, गोदाम
कोल्ड स्टोरेज या फसलों के जो है कटाई के बाद फसल अवशोषणा का विकास करने के लिए इस पर जो है ऋण दिया जाता है, ऋण जो है दिया जाता है। इस कोष के माध्यम से ऋण दिया जाता है ताकि फसल कटाई के बाद जो है फसलों को लंबे समय तक रोक रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए उसका विकास हो सके। ये स्कीम जो है 2020 से 2029 तक है और सरकार इसके तहत जो है, आपको पता होना चाहिए, सरकार इसके तहत जो है ऋण की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपया है और सालाना 3% ब्याज छूट के साथ जो है ऋण जो है दिया जाता है इसमें। तो इससे क्या होगा कि किसान अपनी उपज को लंबे समय तक रोक सकेगा ताकि उसको ऊंचा मूल्य प्राप्त हो सके। तो यह है एमएसपी। अब देखिए कृषि वस्तु के विपणन के लिए सारे प्रयास किए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कृषि विपणन का क्या लाभ होता है। देखिए कृषि वस्तुओं के उचित और संतोषजनक विपणन तंत्र से सबसे पहले आय में वृद्धि होगी। इन सबों से क्या होगा, किसानों के आय में बढ़ेगा। कृषि उपजों के उचित मूल्य प्राप्त होगा जिससे उन किसानों के आय में वृद्धि होगा। उपजों का उचित मूल्य प्राप्त होगा और उसके बाद खाद्य सुरक्षा। अब देखिए किसानों को उचित मूल्य अगर प्राप्त हो रहा है, लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है तो उत्पादकता को प्रोत्साहित करने, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित होगा। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित होगा। इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा और उत्पादकता बढ़ेगी इससे। और निवेश, अब देखिए किसानों को अगर उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है तो किसान कृषि क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो विपणन, अच्छी विपणन व्यवस्था से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्रों में आय का सृजन होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, औद्योगिक मांग बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि तेज होगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलता है। तो कई ऐसे इसके लाभ है। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद कृषि विपणन वस्तु से रोजगार का, अच्छी विपणन तंत्र का अगर व्यवस्था किया गया है तो रोजगार का सृजन होता है। अब लॉजिस्टिक क्षेत्र में लोग काम करते हैं, कृषि वस्तुओं की ढुलाई, परिवहन, इसमें लोगों को कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, बड़े पैमाने पर सबसे लोगों को रोजगार का सृजन होता है। इसके बाद कृषि क्षेत्रों में अगर मुनाफा होगा तो कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होगा और रोजगार का सृजन होगा तो आय बढ़ेगा। अब भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था में क्या चुनौती है, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे बड़ा चुनौती एपीएमसी मार्केट की चुनौती। अब देखिए एपीएमसी मार्केट में क्या चुनौती है, थोड़ा सा एक एक करके देख लिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस बाजार में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार का शुल्क लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। इसके अलावा दलाल आढ़तिये द्वारा जो शुल्क हेरा फेरी किया जाता है, इससे कृषि वस्तुओं के मूल्य ऊंचे हो जाते हैं और इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो है देश के, पहले ही कहें कि देश में 86% लघु एवं सीमांत किसान है, उसके पास इतना उपज नहीं होता है कि इस बाजार में वो बेच सके। यही कारण है कि बिहार सरकार द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि बिहार में 97% किसान लघु एवं सीमांत है, उसके पास उतना उपज नहीं हो पाता है कि वो इस मार्केट में बेच सके। तो इस मार्केट में ज़्यादातर बड़े किसान ही लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा एपीएमसी मार्केट जो है कृषि वस्तुओं के खुले बाजार, अंतर्राज्यीय व्यापार में जो है एक रुकावट पैदा करता है, यह रुकावट पैदा करता है। इसीलिए किसानों द्वारा जो है रुकावट पैदा करता है। तो सब एपीएमसी मार्केट जो देश के 86% लघु सीमांत है किसान है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास उपज नहीं हो पाता है कि इसमें बेच सके। इसके अलावा इस मार्केट के कारण क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में कृषि वस्तुओं के बिक्री में जो है व्यवधान पैदा करता है। इसके बाद किसानों के पास जो विकल्प सीमित होते हैं इस मार्केट के कारण, वो खुले बाजार में नहीं बेच सकते हैं इस मार्केट के कारण। उसके अलावा जो है आप पहले ही कह चुके हैं,
अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, कृषि वस्तुओं में नियामकीय हस्तक्षेप। आप देखे होंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत भारत सरकार द्वारा आलू, टमाटर, प्याज इस सब पर जो है, इस सब से क्या, इस सब वस्तुओं को जो है विनियमित करता है। इससे किसानों में जो है एक उद्यमशीलता की भावना होती है, वह कमजोर होती है। इससे उसकी उपज का उचित मूल्य जो है, क्योंकि सरकार ही तय कर देता है आलू का कितना कुंटल आलू बेचना है, कि क्या भाव होगा। तो इससे किसानों को अगर खुले बाजार में उच्च दाम भी मिल रहा है तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार इसको रेगुलेट करता है। लहसुन, प्याज, आलू इस सब को, तिलहन, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू जैसे खाद्य वस्तुओं को। कटाई बाद फसल अवसंरचना सुविधा कमी। आप देखें कि भारत में जिस अनुपात में कृषि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है, उस अनुपात में भारत में जो वेयर हाउसिंग है, गोदाम है, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज है, इसका विकास नहीं हो पाया है। इसका विकास नहीं हो पाया है। इसके अभाव के कारण क्या हुआ है, किसान अपनी उपज को खेत से, खलिहान से ही बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे उसे कृषि वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है एमएसपी के लाभों में किसानों और क्षेत्रों के बीच विषमता। अब जैसे कि सांता कमेटी के अनुसार देश के 94% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है, यानी उसकी जो है, उससे जो है अनाज की क्रय जो है एफसीआई द्वारा नहीं की जाती है। इसके अलावा आप देखें मात्र 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। इसके अलावा देखते हैं एफसीआई द्वारा जो है 90% अनाजों का एमएसपी पर अनाजों का कृषि वस्तुओं का खरीद जो है पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब से की जाती है। लेकिन इस देश में सभी राज्यों में चावल की खेती होती है, 20 राज्यों में गेहूं की खेती होती है। पीडीएफ में एक जगह एरर है, वहां 20 राज्यों में सभी राज्यों में जो है गेहूं की खेती लिखा गया है। ऐसा नहीं है, सभी राज्यों में गेहूं की खेती नहीं होती है। भारत के 20 राज्यों में गेहूं की खेती होती है, सभी राज्यों में चावल की खेती होती है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा। यह चुनौती है। इसके अलावा किसानों में जागरूकता, मूल्य सूचना तंत्र की चुनौती, किसानों को जो है विभिन्न बाजारों का जो है समय पर सूचना नहीं मिल पाता है, ये भी चुनौती है। तो तमाम ऐसी चुनौती है। लेकिन हाल के वर्षों में आप देखे होंगे तो कृषि विपणन व्यवस्था को या कृषि वस्तु के उचित और संतोषजनक विपणन तंत्र के लिए सरकार द्वारा कई सराहनीय प्रयास किए गए हैं, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो यह स्थिति है। अब हम आगे चर्चा करेंगे।